ठीक है। आज का जो वीडियो है इसमें केमिस्ट्री के ऊपर चर्चा होगी, है ना। केमिस्ट्री में जहाँ तक पढ़ चुके थे वहीं से फिर आगे बढ़ा जाएगा। तो एक बार बता देंगे आप सब कि जो आप पढ़ रहे थे तो कौन सा चैप्टर था। कक्षा 10 का चैप्टर था, चैप्टर फर्स्ट, है ना। थोड़ा सा पॉइंट बनाने देंगे। सब्जेक्ट था आपका केमिस्ट्री, चैप्टर 1। चैप्टर का नाम क्या है बताओ? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस चैप्टर में अभी तक 3-4 वीडियो आ चुकी है। उसमें हम सब बहुत कुछ ऐसा चीज़ है जिसके बारे में जानकारी हो चुकी है, जैसा कि रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन से हैं, रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ होते हैं, उन पदार्थ को क्या कहते हैं। उसके बाद रासायनिक समीकरण भी पढ़ चुके हैं कि रासायनिक समीकरण कौन कौन से हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा संतुलित समीकरण और पढ़ा होगा असंतुलित समीकरण, है ना। असंतुलित समीकरण को जो संतुलित करते हैं वो अभी आपको नहीं बताया गया है, वो बताएंगे हम। एक स्पेशल वीडियो आएगा जिसमें कि आपको यही सिखाया जाएगा कि जो आपका असंतुलित समीकरण है उसको संतुलित कैसे किया जाता है। वहाँ पर आपको 2 विधि बताएंगे, दोनों विधि एक से बढ़कर एक होगा। यानी कि ऐसा कोई सा भी रासायनिक समीकरण नहीं होगा जो कि आप उसे संतुलित न कर दें। यानी कि सभी असंतुलित रासायनिक समीकरण को आप आसानी से संतुलित कर सकेंगे। उसका वीडियो आएगा। आज हम सब ये पढ़ेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाएं का क्या क्या योगदान है, या हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन से ऐसे अभिक्रियाएं हैं जो फैक्टर होते हैं। अब दैनिक जीवन में ज़्यादा अभिक्रिया तो नहीं होता है, 2 अभिक्रियाएं ऐसे हैं जिनका हमारे दैनिक जीवन में योगदान है। जैसा कि आपने सुना होगा, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी आती है। वो कहाँ से आता है? भोजन से। भोजन हमारे बॉडी के अंदर जाती है, बॉडी में जाने के बाद वो हमें एनर्जी प्रदान करती है, यानी कि ऊर्जा प्रदान करती है। और ये आता कहाँ से है? तो रासायनिक अभिक्रिया से। यानी कि भोजन हमारे बॉडी के अंदर गया, अंदर में जाके अभिक्रिया हुआ, अभिक्रिया के बाद हमें एनर्जी प्राप्त होती है। और आपने सुना होगा ऐसा कि भोजन जैसे रखा जाता है घर में तो वो भोजन भी खराब हो जाता है। अब वो भोजन क्यों खराब होता है? रासायनिक अभिक्रिया के कारण, है ना। और उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? कहा जाता है ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया। तो आपने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में तो पढ़े होंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं और अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ता है या हाइड्रोजन का मात्रा घटता है। अवकरण अभिक्रिया में बस इसी का ऑपोजिट हो जाता है, हाइड्रोजन का मात्रा बढ़ेगा या ऑक्सीजन का मात्रा घटेगा। और जब ये दोनों अभिक्रिया होगा तब कहा जाता है इस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया। ये सब चीज़ आप पढ़ चुके हैं, है ना। अभी जो है वो आप हेडिंग बना देंगे, यहाँ पे चैप्टर का नाम दे देंगे, है ना, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है,
अब हेडिंग बनाएंगे, ये तो चैप्टर का नाम हो गया। अब हेडिंग बनाइएगा कि हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण का प्रभाव, हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण का प्रभाव। ठीक है, अब प्रभाव में अभी आपको बताया गया कुछ कुछ बातें, है ना, उसे आप नंबर देके देते जाएंगे। जैसे कि 1 नंबर दीजिएगा भोजन का पचना, 1 नंबर भोजन का पचना। अब जैसे हम सब भोजन ग्रहण करते हैं यानी कि खाना खाते हैं, तो वो भोजन हमारे बॉडी के अंदर जाती है और उस भोजन में मुख्यतः कौन चीज़ पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर जाती है उनका अपघटन हो जाता है। ठीक है, अपघटन होने के बाद वो क्या करती है, ग्लूकोज का निर्माण करती है। जो ग्लूकोज हमारे बॉडी को क्या प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है ना। और उसका रिएक्शन किसके साथ होता है, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, जैसे कि ऑक्सीजन हम श्वास के माध्यम से ग्रहण करते हैं, अंदर पहुंचती है और उसी का जाके रिएक्शन होता है हमारे बॉडी के अंदर, तो हमें ऊर्जा प्रदान करती है। रिएक्शन में क्या हो जाएगा, आप रिएक्शन में ये दोगे, जैसे मानो कार्बोहाइड्रेट्स अंदर जाके ग्लूकोज का निर्माण किया, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है C6H12O6, है ना। रिएक्शन किसके साथ हुआ, ऑक्सीजन के साथ। कौन सा ऑक्सीजन, जो हम श्वास के माध्यम से ग्रहण किए थे। रिएक्शन के बाद CO2 गैस बनेगा, CO2 गैस बनेगा, साथ में H2O आएगा और हमें क्या प्रदान किया करेगा, ये ऊर्जा। क्या चीज़, ऊर्जा। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब नाम देखो क्या है ये C6H12O6, तो आपने कहा ग्लूकोज। ठीक है, O2 क्या है, ऑक्सीजन। और ये CO2 क्या है, कार्बन डाई ऑक्साइड। H2O क्या है, जल। ठीक है, अब देखो अगर इस समीकरण की बात करें, इसको बैलेंस अगर करेंगे तो देखना ये होगा कि इधर कितना कार्बन है और इधर कितना कार्बन है, इधर हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन कितना है, इधर ऑक्सीजन कितना है, इधर भी ऑक्सीजन कितना है, ये देखना होगा। और ये हम सिखाएंगे आपको आगे जा कर के कि कैसे किया जाता है। देखो एक बार, कार्बन यहाँ देखो 6, कार्बन यहाँ देखो 1, क्या हो जाएगा, यहाँ कार्बन 6 है, इसके पीछे अपन दे देंगे 6, तो कार्बन इधर 6 हो गया। ठीक, अब हाइड्रोजन देखो इधर कितना है, 12, यहाँ पे कितना है 2, इसके पीछे भी अगर 6 दे दिया तो 6 दूना 12, सही है ना। हाइड्रोजन के बाद देखो ऑक्सीजन कितना इधर 6, क्या 6 ही है, नहीं, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो 6 और 2 कितना हो गया 8। यहाँ गिन के देखो 6 दूना 12, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे है 12, जोड़ यहाँ कितना है 6, तो कितना हो गया 18। ठीक है, यहाँ कितना था 6 और 2 8 था, 18 नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है, अगर इस ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाएंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों चेंज होगा, फिर से इधर कार्बन हाइड्रोजन को चेंज करना होगा। आसान ये होगा कि इस ऑक्सीजन को चेंज कर देंगे तो ये भी अनचेंज रहेगा, ये भी अनचेंज रहेगा, और जो हमें चाहिए 18 ऑक्सीजन वो हो जाएगा। देखो कैसे, 6 यहाँ है, यहाँ कितना चाहिए 12 चाहिए, तभी ना ये दोनों जोड़ के आएगा 18, तभी ना कहेंगे कि ऑक्सीजन का मात्रा इधर भी 18 हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बन 6 तो सही है, हाइड्रोजन 12 तो हाइड्रोजन भी 12,
ऑक्सीजन यहाँ 6 और 2 8, 8 है अभी, इधर में कितना है 6 दूना 12 या 6 18। अब क्या है 6 यहाँ है, यहाँ 12 चाहिए तो 2 है, 6 से गुना होगा तो 12 हो जाएगा, 6 दूना 12 और 6 18 हो चुका है। अब इसे हटा देते हैं, इसे हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ तक जब समझ में आ गया होगा तब आगे पढ़ेंगे, उसका नाम होगा, दूसरा पॉइंट आ जाएगा भोजन का दुर्गंधित होना। यानी कि भोजन जिसे रखा रहता है घर में तो जब ज़्यादा टाइम हो जाता है तो वो बदबू जैसा हो जाता है, यानी कि बदबूदार हो जाता है, खुशबूदार नहीं बदबूदार, हम उसे कहते हैं भोजन का दुर्गंधित होना। सुगंधित होना नहीं, दुर्गंधित होना। और वो कैसे होता है, वो भी ऑक्सीजन के साथ, यानी कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उन्हीं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके उसका सुगंध जो है वो दुर्गंध बन जाता है। कब? ऑक्सीजन से रिएक्शन करके। और उसी भोजन में अगर कुछ ऐसा पदार्थ होता है जिस पदार्थ का नाम होता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट ये होता है पदार्थ, उन पदार्थ को भोजन में जब हम मिक्स कर देते हैं तो उस पदार्थ का ऑक्सीकरण रुक जाता है। किस पदार्थ का? भोजन का। और वो भोजन दुर्गंधित होने से बच जाता है। और भी उनका कुछ कुछ उपाय होता है, जैसे कि आप फ्रिज में रखते हो भोजन को, तो फ्रिज में भी पूरा बंद बॉडी होता है, उसमें भी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण भोजन दुर्गंधित नहीं होता है, यानी कि भोजन का ऑक्सीकरण रुक जाता है। और आपने सुना होगा जो कि शीशा का बर्तन में जब भोजन को रखा जाता है तो भी भोजन सुरक्षित रहता है। क्यों? क्योंकि शीशा जो है, शीशा पूरा बंद है, उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, तो जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा और भोजन दुर्गंधित भी नहीं होता है। ठीक है, कौन सा पदार्थ होता है? एंटीऑक्सीडेंट, याद रखेंगे, एंटीऑक्सीडेंट। तो 2 नंबर दीजिएगा यहाँ पे, भोजन का दुर्गंधित होना, भोजन का दुर्गंधित होना। भोजन का दुर्गंधित होना ये भी किसका कारण है बताओ भाई? ऑक्सीकरण का। किसका? ऑक्सीकरण का। यानी कि ऑक्सीकरण अवकरण का जो प्रभाव देखने को मिलता है वो आपका भोजन में भी देखने को मिलता है, भोजन का दुर्गंधित होने में। ठीक है, अब इस भोजन को दुर्गंधित होने से बचाने में, यानी कि भोजन को दुर्गंधित होने से रोकने में कौन कौन से उपाय हैं वो तो बता दिया मैंने, बट यहाँ पे नोट करके दे देंगे कि भोजन को दुर्गंधित होने से बचाने के उपाय, यानी कि दुर्गंधित होने से रोकने के उपाय, है ना। इसमें 1 नंबर में क्या बताया मैंने? भोजन में एंटीऑक्सीडेंट नामक पदार्थ मिश्रित करके, एक तो ये हो गया, है ना। दूसरा, भोजन को फ्रीज में रखकर, भोजन को फ्रीज में रखकर। तीसरा, भोजन को उस बर्तन में रखें जिसमें वायु न पहुंचे। जिसमें कहने का तात्पर्य हुआ जिसके अंदर, है ना। ये 3 उपाय ऐसे हैं
जिनसे हम भोजन को दुर्गंधित होने से रोक सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपने अच्छे से समझे होंगे और अब जो है नोट कीजिए। हो गया होगा। बढ़ते हैं अब इसके आगे। तीसरा पॉइंट दीजिएगा संक्षारण। क्या देंगे? संक्षारण। संक्षारण वास्तव में ये है कोरोजन कहते हैं इसको, कोरोजन है ना, कोरोजन कहते हैं। अब ये हम आगे पढ़ेंगे। आपका जब चैप्टर का नाम होगा आपका धातु और अधातु, जब धातु और अधातु का चैप्टर आएगा उस चैप्टर में हम संक्षारण को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। बट अभी थोड़ा सा इसे समझिए कि संक्षारण होता क्या है। तो हम ये कहते हैं कि जब आप किसी भी धातु को वायु में रख देंगे तो वायु के कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इन सब से अभिक्रिया करके उस धातु का क्षय हो जाता है, यानी कि वह धातु नष्ट होना शुरू कर देता है। बस उसी प्रक्रिया का नाम होता है संक्षारण, जिसे आप जंग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? जंग के नाम से। तो ये जब आएगा आपका चैप्टर धातु अधातु, वहाँ पे पढ़ेंगे। बट अभी इतना जानकारी आपको होनी चाहिए कि संक्षारण में भी किसका योगदान होता है? ऑक्सीकरण और अवकरण का। ठीक है ना। अब आएगा आपका चौथा पॉइंट। चौथा में कहेंगे दहन की क्रिया में। किसमें? दहन की क्रिया में। दहन की क्रिया में। दहन की क्रिया में भी ऑक्सीकरण और अवकरण का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जैसे कि आप किसी भी चीज़ का जब दहन होगा उसमें ऑक्सीजन तो अनिवार्य है, बिना ऑक्सीजन का दहन संभव ही नहीं है। तो जब ऑक्सीजन चाहिए तभी क्रिया तो होना ही है, ऑक्सीकरण, है ना, या अवकरण, ऐसा होता है। तो हम ये कहते हैं कि दहन की क्रिया में भी ऑक्सीकरण और अवकरण का योगदान रहता है। ठीक है, बस यहीं तक था। अब इसके बाद पढ़ेंगे अपना कि दहन होता क्या है। क्या पढ़ना होगा अब? कि दहन होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कीजिएगा तेजी से, उसके बाद बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया पूरा। अब दीजिएगा आप स्टार पॉइंट। दहन, इसे कहते हैं कंबसन। क्या कहते हैं? कंबसन। कंबसन कहते हैं इसको, दहन को अंग्रेजी में कहते हैं कंबसन। जब भी हम किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो उनसे हमें कौन कौन चीज़ प्राप्त होती है? उनसे हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, प्रकाश प्राप्त होती है, और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं दहन। तो डेफिनेशन दे दीजिएगा। किसी पदार्थ को जब
ऑक्सीजन में सड़ाया जाता है तो हमें ऊष्मा एवं प्रकाश की प्राप्ति होती है। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दहन कहा जाता है। ठीक है, किसी पदार्थ को जब ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो हमें ऊष्मा एवं प्रकाश की प्राप्ति होती है। इस प्रक्रिया को दहन कहा जाता है। ठीक है, इसका एक उदाहरण समझिएगा। जैसे दो उदाहरण देते हैं, एक नहीं दो, है ना। जैसे जब बताओ कार्बन का दहन, किसका दहन? कार्बन का दहन। कार्बन का दहन, कार्बन का दहन होगा तो कार्बन हमारा क्या? सी। किसके, जब क्या बताया मैंने कि दहन तभी संभव है जब ऑक्सीजन उपस्थित हो। तो क्या कहेंगे? सी के साथ में कौन आएगा? O2। O2 किसे कहते हैं? ऑक्सीजन को। तो C जोड़ O2, दिस रिएक्शन विथ CO2। और CO2 क्या है? गैस। तो गैस रहता है तो उसके सामने तीर का साइन दे देते हैं, किधर? ऊपर की तरफ, है ना। नाम दे दो, C का नाम बताओ कार्बन, O2 का नाम ऑक्सीजन, CO2 का नाम कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दूसरा गंधक। गंधक किसको कहते हैं? सल्फर को। गंधक का दहन, गंधक का दहन, गंधक का संकेत क्या होता है? S, साथ में क्या? O2, रिएक्शन के बाद क्या? SO2, क्या रहेगा? SO2, सही है ना। एक बात और, S का नाम इधर क्या दे देंगे? गंधक दें या सल्फर दें, बात वही है। O2 यहाँ ऑक्सीजन, SO2 यहाँ सल्फर डाई ऑक्साइड। अब देखो क्या कहा गया था, किसी पदार्थ को जब ऑक्सीजन में सड़ाया जाता है तो हमें क्या क्या प्राप्त होती है? ऊष्मा और प्रकाश। तो क्या हो जाएगा? इधर साथ में जोड़ में दे देंगे ऊष्मा, जोड़ में देंगे प्रकाश। क्या देंगे? जोड़ में प्रकाश, ऊष्मा जोड़ प्रकाश। सही है यहाँ तक? इसमें भी देंगे ऊष्मा, जोड़ में क्या? प्रकाश। ठीक है, नोट कीजिएगा। चलिए, हो गया होगा। अब कुछ पदार्थ पढ़ेंगे, है ना। क्या सभी पदार्थ का दहन होता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी पदार्थ का दहन होता है। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनका दहन होगा, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनका दहन नहीं होगा। बस हम ये कहेंगे कि जिस पदार्थ का दहन होता है उसे कहते हैं दहनशील पदार्थ, और जिसका दहन नहीं होता है उसे कहते हैं अदहनशील पदार्थ। ठीक है, तो इसे हटा देते हैं, तब बढ़ते हैं आगे। ठीक है,
दहनशील पदार्थ, ठीक है। जिस पदार्थ का दहन होता है, जिस पदार्थ का दहन होता है उसे दहनशील पदार्थ कहा जाता है। अच्छा, दहनशील पदार्थ को ज्वलनशील पदार्थ भी कहते हैं। कौन सा पदार्थ? ज्वलनशील पदार्थ भी कहते हैं। इसे याद रखिएगा, है ना। क्या बताएं? इसे ज्वलनशील पदार्थ भी कहते हैं, है ना। ऐसे याद रखेंगे। अब आ जाएगा आपका कौन सा पदार्थ। अच्छा, इसका जैसे तो दे दें। जैसे क्या सब बताते जाओ। लकड़ी सही है, केरोसिन सही है, एलपीजी सही है ना, etc। ठीक है, अब बढ़े अदहनशील पदार्थ। अदहनशील पदार्थ, है ना। अब अदहनशील पदार्थ तो आपने समझ गए होंगे। यहाँ से जिस पदार्थ का दहन नहीं होता है उसे कहेंगे अदहनशील पदार्थ। जिस पदार्थ का दहन नहीं होता है उसे अदहनशील पदार्थ कहा जाता है। फिर से यहाँ क्या देंगे बताओ। इसे अज्वलनशील पदार्थ भी कहते हैं। ठीक है, ये बस आपको ऐसे बताते जाते हैं, इतना बस ध्यान में रखिएगा। कुछ कुछ पॉइंट ऐसा होता है कि पूरा उसके भाषा नहीं भी देंगे ना तो आप समझ जाओगे कि ज्वलनशील पदार्थ इसे कहते हैं जो जिसका दहन होता है, और ज्वलनशील पदार्थ उसे कहते हैं जिनका दहन नहीं होता है। ठीक है, तो आप इसका जैसे तो बताएंगे। जैसे में क्या होगा बताओ। ईंट होगा, है ना, पत्थर होगा, etc। ठीक है, नोट कीजिएगा। हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा और आगे। अभी तक तो आपको ये बताया गया कि दहन में ऑक्सीजन अनिवार्य है, यानी कि दहन जो है बिना ऑक्सीजन का संभव ही नहीं है, है ना। हाँ, एक या दो ऐसे पदार्थ कुछ होते हैं जो बिना ऑक्सीजन का भी जिनका दहन हो सकता है, बट उसमें किसी न किसी पदार्थ का उपयोग करना पड़ता है जिसका दहन संभव है। समझ गए इतना? उस पदार्थ की उपस्थिति में ही दहन होगा। तो उसमें भी हम ये पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन। इस सब को हटा देते हैं।
नोट कीजिएगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन, ठीक है। दीजिए। मैग्नीशियम धातु का दहन नाइट्रोजन की उपस्थिति उपस्थिति में कराने पर मैग्नीशियम नाइट्राइड बनती है तथा इस प्रक्रिया में ऊष्मा एवं प्रकाश भी प्राप्त होती है। अब रिएक्शन से और आगे समझेंगे। क्या कहा गया? मैग्नीशियम धातु, तो मैग्नीशियम का संकेत बताओगे Mg। दहन कहा किसके उपस्थिति में? नाइट्रोजन की उपस्थिति में, तो नाइट्रोजन N2। रिएक्शन के बाद क्या कहा बनेगा कि मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो मैग्नीशियम नाइट्राइड का जो सूत्र होगा वो होगा Mg3N2। अब ये Mg3N2 ये सब कैसे आता है, यौगिक कैसे बनता है, अगर नहीं पता होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि ये यौगिक कैसे बनता है, कहाँ 3 आ गया, कहाँ 2 आ गया, कहाँ 1 आ गया, कहाँ 4 आ गया, ये कैसे आता है उसको भी हम एक स्पेशल वीडियो में आपको बता देंगे, पूरा अच्छे से बता देंगे। और इसके साथ क्या कहा कि इस प्रक्रिया में हमें ऊष्मा भी और प्रकाश भी प्राप्त होती है। तो इधर दिखाएंगे ऊष्मा, जोड़ में क्या देंगे? प्रकाश, ठीक है। दीजिए। Mg का नाम बताओगे? मैग्नीशियम। नाइट्रोजन का N2 का नाम नाइट्रोजन। Mg3N2 का नाम मैग्नीशियम नाइट्राइड। नोट कीजिए तेजी से। चलिए ठीक है, हो गया होगा सब कुछ, इतना तक तो नोट किए होंगे आप। बढ़ते हैं इसके आगे। अब आप कुछ और बातें समझेंगे, है ना। अब वो बहुत ही बढ़िया चीज़ आपको बताने जा रहे हैं।
आप देखते जाओगे। एक रिएक्शन नोट करते हैं, ये है C जोड़ O2, दिस रिएक्शन विथ CO2, ठीक है। और साथ में क्या आया था, उष्मा जोड़ में प्रकाश, है ना। यहाँ पे ये क्या है, नाम इसका क्या है, कार्बन। ये क्या है, O2 यानी कि ऑक्सीजन। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इस पदार्थ को यानी कि ये जो आपका C है, इसे कहा जाता है दहनशील पदार्थ। क्या कहते हैं, दहनशील पदार्थ, यानी कि जिसका दहन होता है उसे कहते हैं दहनशील पदार्थ, है ना। जिसके उपस्थिति में दहन होता है उसे कहते हैं दहन के पोषक पदार्थ। दहन के पोषक पदार्थ, दहन के पोषक पदार्थ, दहन के पोषक पदार्थ, यानी कि दहन तभी संभव है जब दहन का पोषक पदार्थ होगा, तभी जाके दहन होगा, ठीक है। अब दूसरा भी रिएक्शन आप देख सकते हो, S जोड़ O2, दिस रिएक्शन विथ SO2। और भी रिएक्शन देख सकते हैं, अभी जो देखे थे यहाँ पे Mg जोड़ N2, दिस रिएक्शन विथ Mg3N2। यहाँ पर Mg क्या हो जाएगा, दहनशील पदार्थ, और N2 जो था वो क्या हो जाएगा, दहन के पोषक पदार्थ। जैसे यहाँ पर हुआ है, कार्बन है तो कार्बन कौन सा पदार्थ है, दहनशील पदार्थ। O2 है तो O2 क्या है, दहन के पोषक पदार्थ। अच्छा बताओ, क्या सभी पदार्थ दहन का पोषक होगा, नहीं। कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो दहन का पोषक नहीं होता है, वो अपोषक होता है। जैसे ये CO2 को जब दहन की उपस्थिति में जहाँ दहन होगा वहाँ पर जब CO2 को पहुँचाते हैं तो दहन की क्रिया रुक जाती है, यानी कि ये दहन का पोषक पदार्थ नहीं है, ये दहन का अपोषक पदार्थ है। जहाँ पर आग पकड़ती है वहाँ पर जाकर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया जाता है ताकि आग बुझ जाती है, यानी कि दहन रुक जाती है। तो ये सब ध्यान देंगे, है ना। अब समझेंगे कि दहन के पोषक पदार्थ। अब दहन के पोषक पदार्थ का डेफिनेशन अपन यही दे देते हैं, है ना। दहन के पोषक पदार्थ किसे कहेंगे, जो दहन की क्रिया में क्या होती है, सहायक होती है। जो दहन की क्रिया में सहायक होती है, जो दहन की क्रिया में सहायक होती है। इसका उदाहरण भी समझेंगे, O2, N2, Cl2 इत्यादि, है ना। अच्छा, कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जो दहन का क्या होगा, अपोषक होगा। तो पढ़ देंगे यहाँ पर अपोषक पदार्थ। अपोषक पदार्थ, अपोषक पदार्थ क्या होगा, तो कहेंगे दहन की क्रिया में सहायक नहीं होगी, दहन की क्रिया में सहायक नहीं होगी, दहन की क्रिया में सहायक नहीं होती है, दहन की क्रिया में सहायक नहीं होती है। जैसे में क्या शब्द दे देंगे, CO2। जैसे में CO2 कहे तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड दहन की क्रिया में सहायक नहीं होती है, इसी कारण से कार्बन डाइऑक्साइड को कौन सा पदार्थ कहा जाएगा, दहन के अपोषक पदार्थ। और O2 कौन सा पदार्थ कहा जाएगा, दहन के पोषक पदार्थ। N2 को कौन सा पदार्थ कहा जाएगा, दहन के पोषक पदार्थ। याद रखेंगे, नोट कीजिएगा तेजी से। एक पॉइंट और बचा है, उसको ख़त्म करेंगे और ये वीडियो यहीं तक रहेगा, है ना। एक पॉइंट और बचा है, नोट कीजिए तेजी से। ठीक है, हो गया होगा। दहन के लिए आवश्यक शर्त।
दहन के लिए आवश्यक शर्त, यानी कि दहन किस शर्त यानी कि किस कंडीशन में होगा या दहन किस कंडीशन में संपन्न होती है। सबसे पहले पॉइंट आपको ये देखना है कि दहन उसी पदार्थ का होगा जो पदार्थ दहनशील होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये समझेंगे कि दहन तो होगा, कब होगा, जब दहन का पोषक पदार्थ उपस्थित रहेगा। ठीक है। अगर ये दोनों पदार्थ आपको है, तीसरा पॉइंट, अगर वो ताप प्राप्त नहीं हुआ जिस ताप पर दहन संभव है, तब जाकर के दहन नहीं होगा। यानी कि ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है किसमें, दहन में। कौन कौन सा पॉइंट? फर्स्ट नंबर का पॉइंट, आपको पदार्थ कैसा होना चाहिए, दहनशील। दूसरा पॉइंट, आपको क्या पदार्थ होना चाहिए, दहन के पोषक पदार्थ। तीसरा पॉइंट, आपको क्या प्राप्त होना चाहिए, दहन के ताप, उचित ताप। कौन सा ताप, उचित ताप। नोट कीजिएगा 1 नंबर। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दूसरा नंबर, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। तीसरा नंबर, ज्वलन ताप की प्राप्ति। ये 3 कंडीशन जब हो जाएगा तभी जाकर के कहेंगे कि दहन की क्रिया संपन्न होगी। ये 3 कंडीशन आपको याद रखना है। कब? जब आपको ये पूछा जाएगा कि दहन हेतु कौन कौन से शर्त यानी कि कौन कौन से कंडीशन है। तो आज का वीडियो यही ख़त्म करेंगे। आपसे बस एक विनती है, अगर वीडियो में बताया गया सभी बातें आपको समझ में आई है तो आप कमेंट में यस करेंगे, और समझ में अगर नहीं आई है, जहाँ पर आपको दिक्कत आई है, वो दिक्कत भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, है ना, ताकि उस कमेंट को देखकर हम आपके समस्या का समाधान कर सकें। आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।